नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। साइंस की क्लासेस आज से आपकी शुरू हो रही हैं, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, इसके कोशिकांग क्या हैं और महत्वपूर्ण MCQ। आज की इस क्लास में हम ये सब देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरी क्लास देखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। सारी चीज़ों को आपको स्पष्ट रूप से पहले समझाया जाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। चीज़ों को जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन चीज़ों को समझाया जाएगा। फिर इस टॉपिक से जुड़े हुए आपको MCQ भी कराए जाएंगे। इसके अलावा भी आपको एक क्लास कोशिका पर डिटेल में मिलेगी, जो बाद में मिलेगी। आज आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जिससे आपका जो परीक्षा में पूछे जाने वाली चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। पेट 2023 के लिए अभी से आप अपनी कमर कस लीजिए। आपके पास सुनहरा मौका होगा। अगली साल आपको काफ़ी भर्तियां बड़ी बड़ी देखने को मिल सकती हैं। वीडियो 2018 वालों के लिए भी तैयारी करने का अच्छा मौका है। SSC, CGL, PCS सबके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका की परिभाषा को। डिफिनीशन ऑफ सेल। इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। अगर कोई आपसे एक लाइन में कोशिका की परिभाषा पूछे तो आप उसे बताएंगे कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यह जीव द्रव्य युक्त होती है, यानी कि इसके अंदर जीव द्रव्य होता है जो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसमें जीवन के किसी काल में एक या अधिक केंद्र पाए जाते हैं। क्लियर आपको? शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ये वन लाइन परिभाषा है कोशिका की। क्या? शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क के एक टुकड़े में मृत कोशिकाओं को देखा था। जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने का श्रेय सर ल्यूवेनहॉक को जाता है, जिन्होंने जीवाणु की जीवित कोशिका का सबसे पहले देखा था। क्लियर आपको? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? देखिए, यह प्रश्न बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको आपको डिटेल में पढ़ने और समझने की जरूरत है। अगर बात की जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो उसमें रॉबर्ट हुक का नाम आता है। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो उसमें एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक का नाम आता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यहां से दो बातें आपको क्लियर होती हैं कि जो सर्वप्रथम जिसने कोशिका की खोज की वो रॉबर्ट हुक साहब हैं, और जिसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार को। वैसे तो इसमें डिटेल में आप काफी कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में हम देख रहे हैं। कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार मानकर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्लियर आपको? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्लियर आपको? प्रत्येक जीव का जीवन एक कोशिका से आरंभ होता है। यदि वह इसी एक कोशिका के सहारे अपने जीवन को चलाता रहता है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुत से जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश जीवों में यह कोशिका विभाजन करती है और अंत में बहुकोशीय जीव बन जाता है। कोशिका जीवधारुओं की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे आप सिंपल भाषा में प्याज जब छीलते हैं तो उसमें परत दर परत बना होता है, वो कोशिका की तरह आप उसको समझ सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्लियर आपको?
तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया तथा अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका का वर्णन किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको और तैयार हो जाता है कि माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है, तो वो रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। इसमें उन्होंने क्या किया, कोशिका का वर्णन किया 1665 ईस्वी में। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। क्लियर है आपको? ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक चीज को समझते रहिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बहुत ही शॉर्ट में समझने जा रहे हैं कोशिका के अंग यानी कि कोशिकांग, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनकी खोज किसने की, इनके मुख्यतः कार्य क्या है, बहुत ही शॉर्ट में टू द पॉइंट हम समझने वाले हैं। इसलिए यहां से वीडियो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। तो बात करते हैं कोशिका भित्ति की यानी कि सेल वॉल की। रॉबर्ट हुक ने इनकी खोज की थी। मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मध्य पटलिका कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती हैं। क्लियर आपको? जो कोशिका भित्ति होती हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, क्या प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज किसने की, पुरकिंजे ने की। जीवन की भौतिक आधारशिला किससे निश्चित होती है, जीव द्रव्य से निश्चित होती है। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल यह किसने दिया, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया। आकृति प्रदान करना व पदार्थ का आदान प्रदान करना, जो कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल है उसके अनुसार कोशिका झिल्ली आकृति प्रदान करती है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं हरित लवक की। इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसकी खोज हेकल ने की थी। किसने की थी, हेकल ने की थी। इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। क्या कार्य होता है हरित लवक का, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। अभी जब आप एमसीक्यू करेंगे तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, इसलिए फोकस बनाकर बिल्कुल पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हजारों बार इससे प्रश्न पूछा गया होगा परीक्षाओं में और सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसको। इसकी खोज कालिकर ने की। कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण, क्या एटीपी का निर्माण करता है, अर्थात ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र या बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका की यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम की। तो इसकी खोज किसने की, पोर्टर ने की। प्रोटीन संश्लेषण रेर में एवं लिपिड ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉइड संश्लेषण शेर में। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी काय भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज करता कौन है, कैमिलो गोल्जी। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। हार्मोन श्रावण करने में सहायक होता है। पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण करने में सहायक होता है कौन, गाल्जी काय। अब बात करेंगे राइबोसोम। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो पायलट, राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। क्या प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब बात करेंगे तारक काय की यानी कि सेंट्रोसोम की। तो इसकी खोज करता कौन है, टीवी बोवेरी। कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास कौन करता है, तारक काय करता है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे लाइसोसोम की। तो इसकी खोज की है डी डुबे ने। बाह्य कोशिका पदार्थों तथा आंतरिक कोशिकीय पदार्थों का पाचन आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। तो बाह्य कोशिका पदार्थों तथा आंतरिक कोशिकीय पदार्थों का पाचन करता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब बात करेंगे पैरोक्सीसोम की। तो इसकी खोज की है टालवर्ड ने। यह प्रकाश शोषण का कार्य करता है। अगला है सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रोट्यूबुलस। इसकी खोज की है डीव रॉबर्ट्स ने। यह सीलिया, कशाभिका, तारक का एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करती हैं। अगला है केंद्रक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। क्या, जो कोशिका में केंद्रक होता है, यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं।
क्लियर आपको? तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं केंद्रिका की। ये होता है न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की? फोंटाना ने की। आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण होता है किसमें? केंद्रिका में। क्लियर आपको? अब बात करते हैं गुणसूत्र की यानी कि क्रोमोसोम की। इसकी खोज किसने की? वाल्डेयर ने की। जननिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कौन करते हैं? गुणसूत्र करते हैं। जो हमारे शरीर के लक्षण है वो हमारी आने वाली पीढ़ी में जो स्थानांतरण होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? गुणसूत्र होता है। क्लियर आपको? तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर आपको? तो ये रहा पूरा आपका टॉपिक जिसमें कोशिका और कोशिकांग या कोशिका के अंगों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया, एक एक चीज को समझ लिया। जो जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। अब हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे और सभी एमसीक्यू महत्वपूर्ण है, एक एक एमसीक्यू को ध्यान से करिएगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या ब्राउन ने? बताइएगा, सेल नाम यानी कि कोशिका नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, रॉबर्ट हुक। क्लियर आपको? रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की यानी कि दूसरे प्रश्न की। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ए ऑप्शन है आपका राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेंट्रोमियर और डी है आपका सेंट्रिओल। बताइएगा कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे का सही उत्तर है आपका डी, सेंट्रिओल। क्लियर आपको? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? बताइएगा कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ए श्वसन, बी उत्सर्जन, डी प्रोटीन संश्लेषण और डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। बताइएगा कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्रोटीन संश्लेषण। क्लियर है आपको? अब देखेंगे अगला प्रश्न। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण या भोजन का ऑक्सीकरण या भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण? बताइएगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, भोजन का ऑक्सीकरण। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? गोल्गी काय को, न्यूक्लियोलस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम को? अभी मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था बहुत ही आसानी से इसका उत्तर बताया था। जल्दी से बताइए कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? सही उत्तर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्गी काय? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो छठे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, प्लास्टिड। क्लियर है आपको? प्लास्टिड बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल फोकस बनाकर रखिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में? बहुत ही आसान उत्तर है, अभी कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है और ये प्रश्न भी करवा चुका हूं लगभग। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, राइबोसोम। अगला प्रश्न है आपका, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है यह आपको बताना है। कोशिका झिल्ली कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है या अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाता है?
8 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कोशिका भित्ति। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या केंद्रिका या गोल्जिका? बताइएगा, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कौन सा अंग है जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है? 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःप्रद्रवी जालिका? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 10वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जिका? बताइएगा, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? बताइएगा, 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही है बी ऑप्शन, राइबोसोम। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपर्युक्त सभी? बताइएगा, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कोशिका भित्ति पाई जाती है, लवक पाए जाते हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारी मेहनत आपके लिए है, तो आपका सहयोग भी चाहिए होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है आपका, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, गोल्जिकाय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या लाइसोसोम है? बताइएगा, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में? बताइएगा, अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए, अवर्णिक मतलब होता है जिसका कोई रंग ना हो, ल्यूकोप्लास्ट। अब बिना रंग की चीज क्या होती है? क्या फूल बिना रंग के होते हैं? नहीं। क्या पत्तियां बिना रंग की होती हैं? नहीं। क्या तने बिना रंग के होते हैं? नहीं। लेकिन जड़ें सबकी ऑलमोस्ट बिना रंग की होती हैं। तो 14वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णिक लवक पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, यह आपको बताना है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट करता है या क्रोमोप्लास्ट करता है या क्लोरोप्लास्ट करता है या टोनोप्लास्ट करता है? बताइएगा, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे 16वें प्रश्न की। 16वें प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? बताइएगा, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 16वें का बी, क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। यहां पर रा है और यहां पर भी रा है हरे में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, थोड़ी ट्रिक बनानी होगी ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। अब कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? बताइएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम या राइबोसोम या ल्यूकियोसोम या गोल्जिकाय? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लाइसोसोम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? बताइएगा,
18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है डी ऑप्शन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। प्रोटीन है, चर्बी है, या खनिज है, या जल है? बताइएगा। 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। मानव के शरीर में 80% क्या पाया जाता है? बताइएगा। 70 से 80% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, वो कोशिका में भी पाया जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? 1 नंबर पर लिखा है पाश्चर ने, 2 नंबर पर लिखा है स्लाइडन ने, 3 नंबर पर लिखा है रॉबर्ट हुक ने, और 4 नंबर पर लिखा है टी स्वान ने। इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 2 और 4, स्लाइडन और टी स्वान ने। क्लियर आपको? स्लाइडन और टी स्वान ने। तो ये रहा आपका कोशिका और कोशिकांग और उनसे जुड़े हुए एमसीयू का वीडियो का पहला भाग। आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, एक एक चीज को समझा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके वीडियोज का इंतजार रहेगा। और आज का आपका प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।